कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। उसमें तीसरे का पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य का मतलब है अलग अलग करके, हमारे लिए गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे सबसे पहले। कैसे? 12 का गुणनखंड अलग करना है हमारे लिए, 15 का अलग करना है और 21 का अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 का करेंगे, 2 छिक के 12, 2 से भाग दें 2 3 6, 3 बार गया, 3 से 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 5 15 और 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, क्या हुआ? यह हो गया हमारे गुणनखंड अलग अलग। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का कितना आया है, अतः लिख के करेंगे। अतः सबसे पहले भाई यहाँ पे हल के पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे गुणनखंड करने पर। ठीक है, गुणनखंड करने पर ये आप लिख लेना पहले। ठीक है, उसके बाद में गुणनखंड करना। अतः देखो 12 का कितना आया है, 2 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पे देखो 15 का कितना आया है, 15 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 5। फिर 21 का कितना आया है, 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7 लिख देंगे। अब उन्होंने क्या बोला था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ किस किस का लिखेंगे, 12 15 और 21, 12 15 और 21, अकेले का नहीं लिख सकते, तीनों का लिखेंगे। ठीक है, 12 15 21। अब देखो एचसीएफ दोनों जो तीनों में संख्या मिल रही है वो एचसीएफ होगा। तो इसमें से देखिए 2 इसमें है क्या, किसी में नहीं है, तो ये हटाओ। 2 इसमें नहीं है, फिर नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, तो एचसीएफ क्या निकल के आया हमारा 3। ठीक है, और एलसीएम करते हैं। एलसीएम किसका, 12 का 15 का और 21 का। 12 15 और 21 जो दिया हुआ उनका एलसीएम देखो कैसे करेंगे। इसमें देखिए 2 इसमें है, देखो 2 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें जब किसी में 2 नहीं है तो एक बार 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से नहीं है तो फिर से एक बार और 2 लिख देंगे। अब 3 देखो, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। 3 बार नहीं लिखेंगे, 3 भी एक ही बार लिखेंगे जब तीनों में मिल रहा है तो। ठीक है, फिर 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो भी 5 एक बार लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे पहले। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब 7 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 7 इसमें लिखेंगे। ठीक है, एक बार जो हमें तीनों में मिल रहा है वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग 3 बार लिख दिया। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, अब 4 का 3 में 4 3 12, 12 का जो 5 में 12 पंचे 60 और 6 7 42 420, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। एलसीएम 3 आया है, एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 आया है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला जो दूसरा सवाल दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए आप, देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है तीसरे का, इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले क्या लिखते हैं, गुणनखंड करने पर। ठीक है, 17 का करेंगे, 23 का करेंगे और 29 का करेंगे। ठीक है, 17 कैसा है, 17 से ही कटेगा एक बार में। 23 कैसा है, 23 से ही कटता है, आपको अच्छे से पता है। और 29 कैसा है, 29 से ही कटेगा। ठीक है, 29 1 29, ये सब एक एक से अपने एक ही स्वयं से कटते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अब लिखेंगे अतः अब इनका उन्होंने क्या बोला था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला था। तो अतः एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ किस किस का, 17 का 23 का और 29 का। इनका एचसीएफ क्या निकलेगा भाई, यहाँ पे देखो जो सब में एक से ऐसा मिल रहा हो, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ ना मिले तो वहां पे एक लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा जाएगा। और एलसीएम जो है, एलसीएम किस किस का, 17 का 23 का और 29 का। अब ये तो 17 गुणा 23 गुणा 29 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 गुणा 23 गुणा 29 से ही कटा है, 17 का 17 से कटा है, 23 का 23 से, 29 का 29 का। जो यहाँ पे कटा हुआ है वही लिखा जाएगा। यहाँ पे जो कटा है, यहाँ पे इन सब का गुणा कर देंगे, इन सब का गुणा आ जाएगा, 11 33 9। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अगले का देखेंगे, तीसरे का, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। हल लिखेंगे, गुणनखंड करने पर लिखेंगे, फिर इसके बाद में 8 का एलसीएम करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 9 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 25 का करेंगे, 5 से करेंगे, 5 25 और 5 एकम 5। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का कितना आया, अतः लिखेंगे
8 का गुणनखंड करें तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 से कटा। यहाँ पे क्या है, 9 कितने से कटा, 3 गुणा 3 से कटा। 25 कितने से कटा भाई, 25 5 गुणा 5 से कटा। ये सब लिख देंगे। और HCF लिखा जाएगा जब, HCF किस किसका, 8 9 और 25 का, 8 9 25 का HCF लिखा जाएगा। दोनों जो सब में एक जैसा मिल रहा है, तो इसमें कुछ मिल रहा है का, नहीं मिल रहा है तो एक ही लिखा जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या लिखेंगे, 8 9 और 25 का एलसीएम निकला, तो उसको एलसीएम कैसे लिखेंगे, देखो भाई, 2 2 2 और 3 3 और 5 5, सबका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इन सबका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 थी 24 24 24 थी 72 72 और 25 72 गुणा 25 करेंगे। यहाँ पे 72 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 और 25 का, 25 दूनी 50 0 25 7 175 और 5 180, ये हो जाएगा 1800। ये हमारा उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है ये हल हो चुका है 1.1 प्रश्नावली का। अब चौथा प्रश्न हम हल करते हैं, देखिए मतलब एक का चौथा सवाल लेकर, जिसमें दिया हुआ है HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। HCF देखो, इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम देखो, जरा से सवाल है, आपको पता है कैसे करना है हल। दिया है लिखेंगे, क्या जो दिया है उसे लिख देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है भाई हमारे। HCF कितने का HCF दिया हुआ है, 306 और 657 जैसा दिया हुआ है वो है ये। और हम जानते हैं, अरे हम और तुम क्या जानते हैं, देखो हम लिख देते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। अरे प्यारे कप्तानों, आपको तो इतना जानना चाहिए और जानते भी होंगे, आप होशियार हो आप तो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि LCM बराबर सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ठीक है, जो HCF दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या दी हुई है, देखो 306 गुणा 657 और HCF बटे में HCF लिखना है। HCF कितना है, 9 दिया हुआ है, 9 लिख देंगे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 9 2 18 9 9 36 9 ती 27, 3 बार कटा और यहाँ पे 3 बचा, 9 चौक 36, कितना आया 34 गुणा 657, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 22 33 8, गुणा करने पर इतना आएगा। ये हमारा उत्तर हो जाता है। HCF उन्होंने ज्ञात करने के लिए बोला था, HCF ऐसा ज्ञात किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं, देखिए पांचवा प्रश्न लेकर, जिसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, तो उन्होंने बोला है कि 6 की पावर n जो अंक है वो प्राकृतिक संख्या है n कुछ भी, ठीक है, वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हम लिख सकते हैं हल, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3, ठीक है, की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और हमको पता है 2 3 6, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे ये कहीं 0 पर समाप्त होगी। हमें अच्छे से पता है कि 10 की पावर n बराबर 2 गुणा 5 की पावर n होती है, ठीक है, वो होती है 0 पर समाप्त, ठीक है, जिसमें 2 और 5 आना चाहिए था, ठीक है, 2 और 5, यहाँ पर 2 तो है आगे लेकिन 5 नहीं है पीछे, तो 5 नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 आ जाता तो हो सकता था, जैसे हम 15 लिख दें यहाँ पे कि 15 की पावर n आ जाता, यहाँ पर 6 की पावर n की जगह, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या होता 15 का 3 गुणा 5 हो सकता था, ठीक है, 3 गुणा 5, और तो 3 गुणा 5 की पावर n होता, लेकिन यहाँ पे 5 मिल जाता, देखो 5 इसमें मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, 2 मिलता तब जाके ये 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन इसके लिए हम लिख सकते हैं संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, यहां पे लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक, इसको मिटा देंगे, 6 की पावर n अंक 0 पर
समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, क्योंकि छः की पावर n बराबर 6 बराबर क्या आया है, 2 गुणा 3 की पावर n है, जहां 5 2 की पावर 5, जहां 5 अंक 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, हमें 5 नहीं मिला इसकी जगह पे, तो यहाँ पे लिख दिया है। अब अगला जो आपका छठवां प्रश्न है उसको हम हल करते हैं, देखिए।